नंबर 12 पर ने कल स्टार्ट किया था ना। चैप्टर का नाम था प्रकाश की प्रकृति। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था उसके अंदर तरंगाग्र, ऐसा तल जिसका प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन कर रहा है। बिंदु प्रकाश स्रोत है तो गोलाकार, रेखीय है तो, और बिंदु या रेखीय हो पर अनंत दूरी पर रखा हो तो संकीर्ण। तरंग तरंगाग्र की लंबत होती है और तरंग की चाल तरंगाग्र की चाल एक ही बात है ना। फिर अपन ने परावर्तन की व्याख्या पढ़ी थी, समझ में आ गया आपको? चित्र क्लियर है उसका? अपवर्तन की व्याख्या का चित्र बना चुके हो आप लोग? दोबारा समझाओ, चित्र क्यों बना लिया? वो घर से आपने दूसरा बना के देखा? n1 ज्यादा हो n2 से, बना पाए ढंग से? तो नोट करें उसको अपवर्तन वाले को। देखिए हेडिंग पर डाल दिया ना, अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या देख लो, एक बार डायग्राम और देख लो आपको। भाई आवाज बिल्कुल नहीं है। जो भाई सतह है, क्या नाम हो जाएगा इसका? अपवर्तक सतह। क्या दो माध्यमों को अलग कर रही है? ऊपर हमने मान लिया माध्यम नंबर 1 अपवर्तनांक है n1, प्रकाश की चाल है v1। नीचे हम मान लेते हैं माध्यम नंबर 2 अपवर्तनांक है n2, चाल है v2। इस पर प्रकाश किरणें आई। किरण नंबर 1, किरण नंबर 2, यहां से लंब डाला आपने, 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या ये बिंदु A, ये बिंदु B, अब लंब हो गया। ये कोण आई होता है तो ये कोण भी आई नजर आया आपको? है ना? मान लो B से चलने वाली किरण t समय में कितनी दूरी चलेगी? b1t दूरी चलकर बिंदु A' तक पहुंचती है इतने ही समय में। क्या वो कंडीशन माननी पड़ेगी? अब मैं मान रहा हूं कि n2 ज्यादा है n1 से, तो क्या प्रकाश किरणें अवलंब की ओर मुड़ेंगी? ये 1' और ये 2'। जितने समय में ये b1t चला होगा, क्या ए से निकलने वाली किरण उतने ही समय में b2t चलेगी और कोई बिंदु b' तक पहुंच जाएगी, और a' b' अपवर्तित तरंगाग्र, और ये कौन हो जाएगा? अपवर्तन कोण। इतना मैं को क्लियर कर चुका। क्लियर है? अब करना क्या है, इसमें sin i लगा दो, इसमें sin r लगा दो, भाग दे लो, b1 बटे b2 आएगा। उसे हम n के टर्म में c अपॉन n करके n2 बटे n1 बराबर कांस्टेंट सिद्ध कर सकते हैं। नोट करो एक बार। डायग्राम आप बना चुके हो, नहीं बनाया हो जगह छोड़ दो अपने हिसाब से और लिखो माना, इसका नाम x y दे देंगे। माना x y, माना x y अपवर्तक सतह है। माना x y अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को पृथक करती है। माना x y एक अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को पृथक करती है। जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2 तथा प्रकाश की चाल क्रमशः v1, v2 है। x y अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करती है, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2 तथा प्रकाश की चाल v1, v2। AB
आपतित तरंगाग्र है, ये भी आपतित तरंगाग्र है, जिसका आपतन कोण आई है। ये भी आपतित तरंगाग्र है, जिसका आपतन कोण आई है। बी से निकलने वाली किरण, बी से निकलने वाली किरण स्मॉल टी समय में, बी से निकलने वाली किरण स्मॉल टी समय में v1t दूरी तय करके, कल मैंने आपको बीटी कहा था ना भाई, v1t दूरी तय करके बिंदु a' तक पहुंचती है। बी से निकलने वाली किरण स्मॉल टी समय में v1t दूरी तय करके सतह के बिंदु a' तक पहुंचती है। इतने ही समय में ए से निकलने वाली किरण, इतने ही समय में ए से निकलने वाली किरण दूसरे माध्यम में v2t दूरी तय करेगी। इतने ही समय में बी से ए से निकलने वाली किरण दूसरे माध्यम में v2t दूरी तय करके b' तक पहुंचेगी, तय करके b' तक पहुंचेगी, b' तक पहुंचेगी, जिससे a' b' क्या हो जाएगा भाई, a' b' अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। a' b' अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है, जिसका अपवर्तन कोण r है। अपवर्तन कोण नहीं, चेंज कर लो। अब हमें अपवर्तन के नियम प्रूफ करने हैं। पहले तो हमें सिद्ध करना होगा sin i बटे sin r बराबर कांस्टेंट, और दूसरा चित्र से क्लियर हो ही जाएगा। तो लिखिए आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी a' में, कल समझा देता मैंने आपको पूरा ये समकोण त्रिभुज ए बी a' में sin i लगाओ, sin i इज इक्वल टू, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब तो हो जाएगा इसमें b' अपॉन a', sin i बराबर b' अपॉन a', समीकरण नंबर 1। अगर को समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में खाली ए बी डैश ए डैश में, ए बी डैश, और इस समीकरण नंबर 1 में साइन आई बराबर केवल बी डैश थोड़ी है, बटे में ए डैश भी है। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश। समझ में आ गया। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, भाग दीजिए भाई, LHS में LHS, RHS में RHS, तो आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश। समझ पाए, काट दो ए डैश कट गया,
मान जमाओ इनके। तुम लोग कितने भाई कितना गलत लिखते हो, मतलब सही याद कैसे करोगे इसको? मान जमाओ भाई। B1T बटे B2T आया होगा, मैं लिख के दिखा दूं अगर दिक्कत हो तो। टी से टी काट दो और पहुंच जाओ साइन आई बटे साइन आर बराबर B1 बटे B2। आया सबका? नीचे लगे चूंकि V बराबर C बटे N, क्या याद है आपको? C बराबर N भी होता है ना, B बराबर C बटे N, तो नीचे लिखा होता है साइन आई बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या C बटे N1 इंटू N2 बटे C। उल्टे सीधे हो जाएंगे, C ने C को मार दिया और लास्ट आंसर साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1 बराबर कांस्टेंट। यह है अपवर्तन का नियम, यही अपवर्तन का कांस्टेंट जरूर लिखना बराबर में ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1 बराबर कांस्टेंट, यही अपवर्तन का नियम है। और दूसरा चित्र से बोल दें, चित्र से बोल दें क्या? देखो चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अविलंब कोमा अपवर्तित किरण। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अविलंब कोमा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार अपवर्तन की व्याख्या होती है। अपवर्तन की व्याख्या क्लियर है? अदर नेक्स्ट सुनो, दो क्वेश्चन है, पहले उनको समझने को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12.1 सुनो। अरे यहां तक की कहानी क्लियर है सबको? कोई डाउट है क्या? तरंगाग्र में परावर्तन की व्याख्या में और अपवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12.1 देखना। एक समतल दर्पण दिया गया है भाई, कुछ आपतित तरंगाग्र दिया हुआ है, वैसे गोलाकार है, छोटा और बड़ा। समझ रहे हो सबको? गोलाकार रहा होगा पूरा, तो पूरा नहीं बनाया, एक साल कैसा बना दिया उसने। संचरण की दिशा का पता चलता है, पहले याद करो। यहाँ सोर्स होता है, वहाँ छोटा गोला बनेगा और जैसे दूर बढ़ेगा क्या गोला बड़ा होता जाएगा। डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि इधर से इधर है कि गोलाकार तरंगाग्र आ रहा है। कह रहा है कि परावर्तित तरंगाग्र की शक्ल कैसी होगी, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन कौन सी लग रहा है? समझ आएंगे। दर्पण है, तरंगाग्र इस तरीके से आ रहा है, तो परावर्तित दर्पण से परावर्तन तो हो पाएगा ना।
परावर्तित तरंगाग्र की शक्ल कैसी होगी? ए बी सी डी बी बी। कैसे अभ्यास लॉजिक? हमें तरंगाग्र का परावर्तन तो चलो विशेष नहीं पता है, पर तरंग का तो खूब अच्छे से पता है ना, हाँ या ना? ये तो क्लियर है कि तरंग इधर आ रही है, क्या आप तरंगाग्र को देखकर तरंग बना सकते हो क्या? लंबत, याद करो, तरंगाग्र के लंबत होता तरंग संचरण है। ये गोला है तो क्या इसकी त्रिज्या तरंग में काम कर जाएगी? आपसे तरंग समझ में आएगी नहीं? मुझे बताओ, आप जैसी क्यों ही समझ में आया क्या आपको? तीर ऊपर क्यों नहीं लगा, नीचे क्यों लगा, ये समझ में आया क्या? छोटा बड़ा तरंग इधर आ रही है, कहीं ना कहीं तो सेंटर रहे होंगे इनके, उस सेंटर से पास करती हुई मैंने बुझा है ना? दर्पण के इस बिंदु का अपवर्तन होगा, एक तरीके से परावर्तन होगा। आपको अविलंब चाहिए, सतह ये है तो क्या ये अविलंब हो जाएगा? हाँ या ना? तो क्या ये आपतन कोण हो जाएगा? तो परावर्तन का नियम है कि जितना आपतन कोण उतना ही, मतलब क्या प्रकाश किरण कुछ इधर लौटेगी? अरे हाँ या ना? जितने कोण से आई थी उतने ही कोण से लौटेगी क्या? अब बढ़ता हुआ प्रमाण बना दो इसके हिसाब से, छोटा बड़ा। क्या पहला आंसर हो सकता है क्या? पहले में तो लग रहा है कि जब तरंग में शायद इधर गई है क्या? हाँ या ना? जिधर से आई उधर तो जा ही नहीं सकती ना, इसको देखना। ये क्या तरंग बिल्कुल सीधी हो गई क्या? नहीं हुई। ये क्या तरंग भी समतल हो गया? नहीं हुआ। ऐसी केस हुआ है कुछ? हाँ या ना? अगर मैं ऑप्शन 4 ये रखा हूं, ये समझ में आया नहीं? मैं देखता हूँ क्वेश्चन ही समझ में आ गया सबको। एग्जाम्पल है तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सारे ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, अब की बार संभावना है नहीं कि बाई चांस आ जाएगी। ऑप्शन ये रख रहा हूँ, आने वाला तरंगाग्र ये रहा, दर्पण हो गया, तो आने वाला तरंगाग्र कुछ ऐसा होगा। कौन सा आंसर होता बराबर? समझिए क्या? किरण ऐसे आई है, लंबत आई है, ये लंबा है, लंबत ही जाएगी। क्लियर होना चाहिए। और भी कई तरह की कंडीशन बन जाती है, पर क्योंकि परावर्तन अपवर्तन से बनते ही जाता, अब परावर्तन अपवर्तन कोर्स में हटा दिए तो इसकी कम संभावना। समझ में आया? पहला एग्जाम्पल 12.2 देखो, एक तो उसने परावर्तन कर दिया और एक दिया है उसने अपवर्तन। कैसे दिया? ये सतह है, दो माध्यम को कर रही है, ऊपर का बर्तन कितना मान लिया? 1, और नीचे का बर्तन कितना मान लिया? 2, और जोड़ी अंडर, ठीक है ना? ऊपर से तरंगाग्र कुछ ऐसा है, ऊपर से आ रहा है। तरंगाग्र की शक्ल कैसी है? समतल। यार तुमको जानना होगा यार, गोलाकार। ये तरंगाग्र कैसा है? हो सकता है कि नहीं हो सकता समतल? कब होता है समतल तरंगाग्र? प्रकाश किरण कहां से आ रही हो? ये कोण आपको दिया हुआ है 45। कोण किस किस के बीच में दिया हुआ है 45? तरंगाग्र और सतह के मध्य। और जहां तक मेरा विचार है, तरंगाग्र और सतह के मध्य वही कोण बनता है जो आपतित किरण और अवलंब के बीच बनता है। इसमें प्रूव कर दूंगा। और मैंने परावर्तन अपवर्तन वाक्यांश सिद्ध किया था ना, एक्चुअल में तो आई मेरे हिसाब से तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में कोण होता है, पर मैंने तरंगाग्र और सतह के बीच में कोण सिद्ध कर दिया था उसको। हाँ या ना? इस प्रकार आया सवाल कह रहा है, देखो 4 ऑप्शन बताओ, अपवर्तित तरंगाग्र कैसा होगा? इधर देखो, मतलब अपने दिमाग लगाए, कोई डिस्कशन नहीं किसी प्रकार का, खुद के दिमाग का यूज करें।
ये 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ठीक लग रहा है? कौन सा ठीक लग रहा है? बी। कैसे? बी तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा। अरे सुनो कर देखना, सुनो देखो। आपतन कोण कितना है? बिना पेन चलाए आंसर। आपतन कोण कितना है? सघन से विरल में जा रहे हैं कि विरल से सघन में जा रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? तो अपवर्तन कोण घटेगा बढ़ेगा? विरल से सघन में गए हो ना आप? अरे एक अपवर्तनांक से √2 अपवर्तनांक में गए हो, विरल से सघन में गए हो, अविलंब की ओर मुड़ेगी तो अपवर्तन कोण घटेगा। 45 से घट के 60 तो हो नहीं सकता, है ना? 2 मिनट वैसे ही खत्म कर लिए। 30 हो सकता है, 30 में 2 कंडीशन। ध्यान से देखना अंगूठे उंगली को, तरंगाग्र है जो मैं अंगूठे उंगली से पकड़ रहा हूं वो क्या अंगूठा टच कर चुका है? क्या अंगूठा सतह को टच कर चुका है? क्या उंगली टच कर पाई? जितने में उंगली आगे बढ़ी होगी टच करने के लिए, उतने में क्या अंगूठा आगे बढ़ गया होगा? वो डिजाइन ऐसी होगी, ऐसी डिजाइन, जितने ये आगे बढ़ी होगी उंगली आगे बढ़ा होगा। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? बिना पेंचर लॉजिकली देखो, इसने लगाओ उसने, आप तो कोण पता है 45 है, लॉजिक देखना। क्या ये आपकी किरण होगी? अरे बहुत तरीके हैं समझाने के, आप समझो। क्या ये आपकी किरण होगी? तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र ये लंबवत। क्या नियम से तो ये आपतन कोण होगा आपका? ये 45 का, ये 90 होगा। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 80 होता है क्या? ये 90 तो इनका योग 90, ये 45 तो वैसा 45। सतह अवलंब पूरा 90 होगा, ये 45 तो ऊपर का भी 45 होगा। कल हमने उल्टा किया था। ये 45, ये 90, ये 45, ये 45। आपतन कोण 45, अपवर्तन कोण निकालना है ना, इसने लगाओ। साइन 45 मतलब 1/√2 अपॉन साइन आर बराबर n2 बटा n1। साइन आर को ऊपर ले जाओ, √2 को नीचे लाओ, तो आपको साइन आर का मान दिखेगा 1/2। कौन से कोण पर मान 1/2 होता है साइन में? 30। एंगल तो 30 हो गया। अरे नहीं आया? प्रकाश साहब समझ लो, ये टच कर चुका है तो ये तो आपके सामने रहेगा ना। ऐसी छूट कौन सी है? ये है कि ये कौन इसमें 60 है, नहीं हो सकता। आया नहीं आया? दोनों को सब क्लियर है? किताब जरूर पढ़ के देखना। 12 पॉइंट एक एग्जाम्पल और 12 पॉइंट 2। तो यहाँ तरंगाग्र की कहानी यहाँ कंप्लीट होती है। बढ़े आगे? अरे क्लियर है यहाँ तक? चैप्टर बहुत टफ नहीं है, अगर आप रोज पढ़ रहे हो आपको कठिन नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखना फिर। आवाज बिल्कुल नहीं हो, देख थोड़ा बोर्ड पर देखोगे तो समझना है। अब इस चैप्टर में 3 हेडिंग बचती हैं, जो चैप्टर के मेन 3 पार्ट हैं: व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ध्रुवण तो कोर्स में चढ़ा दिया है। 2 घटनाएं पढ़नी है। कौन कौन सी? व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण पढ़ने से पहले एक हेडिंग और पढ़नी पड़ेगी, छोटी सी, तो व्यतिकरण समझ में आएगा। हेडिंग का नाम है कला संबद्ध स्रोत। अब पूरे ध्यान से बोर्ड पे देखना है। क्या नाम है हेडिंग का? कला संबद्ध सोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्यों पढ़ना चाह रहा हूं वो समझो। उसको हेडिंग डाल के छोड़ दो और अपनी मेन हेडिंग पर आ जाते हैं, जो क्या होगी अपनी व्यतिकरण।
क्या होगी? इंटरफेरेंस। सुनना बहुत ध्यान से। व्यतिकरण आधारित है अध्यारोपण के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है भाई? अध्यारोपण के सिद्धांत। आप याद हो चैप्टर नंबर 17 में आपको एक बात दिखाई थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें अध्यारोपण सिद्धांत की पालना करती हैं, अतः इनका परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण होगा। हाँ या ना? अध्यारोपण का सिद्धांत आप जानते होंगे शायद। क्या होता है? एक चीज को दूसरी पर डाल देना, मिला देना चीजों को। अरे बल के रूप में पढ़ाया था वो भाई, तो यहाँ बल क्यों घुसड़ रहे हो? प्रकाश किरणों की बात करो, एक किरण, दो किरण, और दोनों किरणों को एक दूसरे से मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? अध्यारोपण। व्यतिकरण पढ़ना है। व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है, और अध्यारोपण से कुछ ऐसा समझ में आता है कि अध्यारोपण करने के लिए आपको कम से कम 2 प्रकाश तरंग चाहिए। सुनना, क्योंकि हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इसलिए मैंने किसका नाम लिया है? प्रकाश का। 11वीं क्लास में ध्वनि का विवर्तन भी है। ध्वनि का विवर्तन, तो वह कौन सी तरंग मिलेंगी? ध्वनि तरंग। व्यतिकरण तरंग का गुण है, ध्वनि भी तरंग है, प्रकाश भी तरंग है, तो व्यतिकरण ध्वनि का भी होगा और प्रकाश का भी होगा। फिलहाल मेरा ध्यान किसके ऊपर है? प्रकाश पे। व्यतिकरण आधारित है अध्यारोपण के सिद्धांत पर। अध्यारोपण सिद्धांत के लिए कम से कम कितनी प्रकाश तरंगें चाहिए? 2। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो प्रकाश तरंगें होंगी ना 2, इनका जो कलांतर है, आप प्रति की बात लास्ट में करेंगे, इनका जो कलांतर है वो नियत होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। व्यतिकरण की शर्तें तो कई हैं, मैं आपको 5-6 शर्त दिखाऊंगा व्यतिकरण के लास्ट में, कि व्यतिकरण तो होगा जब ऐसी घटनाओं की पूर्ति हो रही होगी। पर सबसे मुख्य अगर कोई शर्त है तो वो क्या है? कि जिन प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? दोबारा बोलना। व्यतिकरण की आवश्यक शर्त कौन सी है? जिन प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है उनके बीच का कलांतर नियत होना चाहिए। मतलब कलांतर समय पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ो, इतना बात करें हम कला संबद्ध स्रोतों की, तो मान लो 2 स्रोत है। पहला ये रहा सोर्स नंबर 1 S1 और दूसरा ये रहा सोर्स नंबर 2 S2। यहाँ कोई स्क्रीन है, मतलब पर्दा है। पर्दे पे देखोगे चीजों को, एक प्रकाश किरण S1 से चल के आई, एक प्रकाश किरण S2 से चल के आई। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये जो प्रकाश तरंग है ना, अगर इनके बीच का कलांतर नियत है, व्यतिकरण कब होगा? जब कलांतर क्या हो? इस जगह पर मान लो व्यतिकरण हो रहा है, एक तरंग S1 से आई है, एक S2 से आई है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कलांतर क्या रहा होगा? कलांतर क्या रहा होगा? तो इन स्रोतों का ही नाम क्या बन जाएगा फिर? कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत परिभाषा क्या है बताए? ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत हो, समय पर डिपेंड न करता हो, क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत। परिभाषा समझ में आएगी नहीं? बताइए, आएगा नहीं आएगी? दोबारा बोला क्लास में परिभाषा। ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर, मेन जो नंबर होगा वो इस सब का होगा। कलांतर क्या होना चाहिए भाई? ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? जब मैं घुमा फिरा के अगर ये कहूँ समझ में आता है क्या कि कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से ही व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है? वही होता ना, कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से ही व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। भाई व्यतिकरण की कंडीशन है कलांतर नियत होना चाहिए, और कलांतर नियत कहाँ से मिलता है? कला संबद्ध स्रोतों से। अब दूसरी बात और सुन रहे हैं कि 2 अलग अलग स्रोत
कभी भी कला संबद्ध हो ही नहीं सकती। क्या नाम है? दो अलग अलग स्रोत। अभी मैंने कहा भाई व्यतिकरण करना है, अध्यारोपण करवाना होगा, कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिएगी, कम से कम 2 बोली मैंने, ज्यादा हो सकती हैं, और 2 प्रकाश स्रोत अलग अलग सोर्स हो जाने चाहिए। अरे हाँ या ना? दिख रहा होगा आपको चित्र के माध्यम से, चित्र बना के ऐसे। पर मैंने कहा कि 2 अलग अलग सोर्स है ना, अगर S1 और S2, तो ये कभी जीवन में कला संबद्ध होंगे, चाहे सेम आवृत्ति, सेम कंपनी का सोर्स है, सब कुछ सेम कर देना, फिर भी ये कला संबद्ध नहीं। और अगर सोर्स कला संबद्ध नहीं हुए तो आपको क्या नहीं मिलेगा? व्यतिकरण नहीं मिलेगा। इसका मतलब व्यतिकरण मिलेगा नहीं मिलेगा? शब्दों को सुनो ना, कुछ अर्थ निकल जाए आपसे। व्यतिकरण होने के लिए स्रोतों का कला संबद्ध होना कंपलसरी है, और 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध तो फिर व्यतिकरण नहीं होगा। इसका मतलब व्यतिकरण है तो पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण ना होता तो क्यों पढ़ते? सुनो ध्यान से, कला संबद्ध स्रोत मैंने कहा 2 अलग अलग नहीं होते, पर जो एक स्रोत होगा, कोई भी एक सोर्स लिया और एक स्रोत से ही आप देखना, मैं आपको 2 स्रोत बना के देखूंगा। जब व्यतिकरण पढ़ रहे हो उस टाइम की बात है, मैं एक सोर्स लूंगा, 2 विधियां हैं हमारे पास। पहली विधि आयाम का विभाजन, किसी स्रोत के आयाम का विभाजन कर दिया जाए तो 2 स्रोत बन सकते हैं उसमें से, और ये हमारे कोर्स में नहीं है ना। और दूसरी विधि है इसकी, कौन सा? तरंगाग्र का विभाजन। ये हमारे कोर्स में हम पढ़ेंगे, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं कला संबद्ध स्रोत माने सुनाऊंगा आपको। कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा आपको समझ में आई क्या? ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर तो हो, समय पर डिपेंड ना करता हो, क्या कहलाता है? कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। 2 बल्ब लिया आपने, 1 बल्ब और 2 बल्ब, कभी भी कला संबद्ध नहीं होगी। पर एक ही बल्ब से कुछ ऐसा करो कि 2 बल्ब बन जाए। कैसे बन गए वो देखिए। 2 विधि के नाम याद करो फिलहाल तो आप, कौन कौन सी? आयाम का विभाजन और तरंगाग्र का विभाजन। इनसे आप कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। कला संबंधी कहानी समझ में आई। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? व्यतिकरण के ऊपर। तो जब व्यतिकरण की आप परिभाषा बोल रहे होंगे तो ये शब्द आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, हाँ या ना? व्यतिकरण के लिए कम से कम कितनी तरंग चाहिए? ये परिभाषा में इंक्लूड करना होगा, और उनका अध्यारोपण होगा, ये भी इंक्लूड करना होगा। परिभाषा कैसे बना लेना, चीज ये आ जाए कि 2 तरंगे जिनमें कलांतर क्या हो? नियत अध्यारोपित हो, ये कंडीशन हो। तरंग में एक नाम होता है आयाम। क्या नाम होता है? आयाम। तो आपने 2 तरंग ली, मान लीजिए, पहली का आयाम A1 हुआ और दूसरी का आयाम कितना लिया आपने? A2। जब आप व्यतिकरण आगे पढ़ोगे तो व्यतिकरण 2 प्रकार से दिखाई देगा आपको, सुनना। एक तो होगा संपोषी, कौन सा? संपोषी। और एक होगा विनाशी। कौन कौन सा भाई? संपोषी और विनाशी। सुनना, इसका मतलब क्या रहेगा? बड़ा दिमाग लगाओ। आपने 2 तरंग ली, इनके आयाम कौन कौन से लिए आपने? A1 और A2। संपोषी मतलब आपने पालन पोषण किया, एक तरीके से खिलाया पिलाया, मजबूत किया, उस अवस्था में आपका आयाम निकल कर के आएगा A1 प्लस संपोषी करने से। और जब मैं बात करूंगा विनाशी की तो आपको दिखाऊंगा आयाम निकल कर के आएगा A1 माइनस। हाँ या ना? थोड़ी देर के लिए आपको झूठी हमला नहीं बनी। कैसे आयाम है जो देखकर पढ़ाऊंगा तभी सुनाऊंगा इस चीज को, परिभाषा तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। आयाम या तो जुड़ेंगे या आयाम क्या होंगे भाई? आयाम से आपको याद आना चाहिए सर कि जो तरंग की तीव्रता है वो तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग रूप में लिखा था कि मैंने आपको ऐसा कि किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और तीव्रता का देसी भाषा में अर्थ होता है चमक। अरे क्या होता है? ऐसा लग रहा है क्या कि इस घटना में तो आयाम बढ़ा? आयाम बढ़ा क्या? शायद तीव्रता भी बड़ी होगी, हाँ या ना? इसमें तो तीव्रता
कैसी हो जाएगी साहब? ज्यादा। और इसमें तीव्रता क्या हो जाएगी? कम। मतलब तीव्रता ज्यादा का मतलब तो हो जाएगा चमक, और तीव्रता कम का मतलब हो जाएगा अंधकार। अरे अंधेरे का मतलब क्या है भाई? तीव्रता का कम होना। दोपहर ये भयंकर प्रकाश है, बहुत तीव्र प्रकाश आ रहा है, शाम होते होते तीव्रता क्या होगी? कम। और रात में तीव्रता बहुत कम हो जाएगी, जीरो होती है क्या? जीरो का मतलब घनघोर अंधेरा। जीरो का मतलब है घनघोर अंधेरा। थोड़ा दिमाग लगाए रखे है ना, डाइवर्ट ना करें दिमाग को भाई। तो ऐसा कुछ है कि एक बार तो आयाम जुड़ेंगे और एक बार आयाम क्या होगा? अब सुनना, मैथमेटिकल तरीके समझो। आपने एक तरंग का आयाम तो मान लिया 100 और दूसरे का आयाम मान लिया 1। आयाम लगभग बराबर है कि बिग डिफरेंस है? बिग डिफरेंस। जुड़ करके इनका मान कहां तक पहुंचेगा बताना? 101 और घट करके 99। ऐसा समझो कि बोर्ड की इस जगह पर तो 101 तीव्रता का प्रकाश आया है, आयाम है आवर्तता तीव्रता से कनेक्ट है, तीव्रता के रूप में चला रहा हूं। इस जगह पर तो कितनी तीव्रता का प्रकाश आया? 101 तीव्रता। और इस जगह पर कितनी तीव्रता का प्रकाश आया? 99। 101 तीव्रता, 99 तीव्रता। क्या आप दोनों में अंतर कर पाओगे क्या? नहीं कर सकते। कारण बोर्ड पर भी हो सकता है कि यहाँ ज्यादा प्रकाश थोड़ा हो या थोड़ा बहुत कम प्रकाश हो, इक्वली तो है ही नहीं एक तरीके से, तो इनमें अपन से खास अंतर नहीं हो। पर जरा आयाम आप बराबर मान के देखना। आयाम ऐसा मानो, बिल्कुल बराबर मत मानो। चलो एक का मान लो 49 और एक का मान लो 50, है ना? संपोषी हुआ होगा जुड़ेगा, जब जुड़ करके 99 हो जाएगा, और विनाशी होगा तो घटेगा, घट के 1 रह जाएगा। बोर्ड के एक हिस्से में 99 मात्रा का प्रकाश और एक हिस्से में 1। क्या आप क्लियर अंतर कर पाओगे क्या? अरे हाँ या ना? तो व्यतिकरण के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए इसका। क्या? आयाम लगभग बराबर होने और बिल्कुल बराबर हो तो और भी अच्छा है। अरे इसको 50, इसको 50, यहाँ कितना आएगा 100, यहाँ कितना आएगा 0। घनघोर अंधेरा, बहुत बढ़िया प्रकाश, एकदम बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो जाएगा हमारे दिमाग, है ना? व्यतिकरण की 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी शायद। पहली कंडीशन क्या है व्यतिकरण के लिए? जिन तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है उनके बीच कलांतर नियत होना चाहिए। और दूसरी आयाम, आयाम कह दो या तीव्रता कह दो, बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर आयाम में बिग डिफरेंस हुआ तो व्यतिकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। व्यतिकरण तो पर हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगा। व्यतिकरण तो हो रहा है ना भाई, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी समस्या है ना? तो व्यतिकरण की परिभाषा आप डिजाइन कर सकते हो इन चीजों पढ़ने के बाद। क्या होनी चाहिए बताना? कितनी कितनी चीज बोल ली है अध्यारोपण पर? सुन लो, बढ़ा हुआ आराम से, कुछ भी समझ सकते हो, चीज को निचोड़ ये निकलना चाहिए। अध्यारोपण हो रहा है, कम से कम 2 या 2 से अधिक तरंग, सिंगल तरंग कभी भी व्यतिकरण नहीं है ना? तो कम से कम 2 या 2 से अधिक तरंगें चाहिए जिनमें कलांतर कैसा होना चाहिए, और आयाम समान या लगभग समान। जब वो 2 तरंगें मिलेंगी तो एक परिणामी तरंग बनेगी। अरे हाँ है ना? और वो परिणामी तरंग जो बनेगी ना, उसकी तीव्रता, अभी तक व्यतिकरण नहीं दिखा आपको, आपने तो व्यतिकरण के लिए कंडीशन बोली कि जब लगभग समान आयाम की और नियत कलांतर वाली, दोनों चीजों सब छोड़ दो, अलग अलग, ये आपको डिपेंड करे। जब लगभग समान आयाम और नियत कलांतर की 2 या 2 से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं। आगे बोलो। ये तो व्यतिकरण हुआ, पर हमें क्या देखा व्यतिकरण में? अरे हमें व्यतिकरण में क्या महसूस होगा भाई? मैंने 2 तरंग ली, कलांतर नियत है, आयाम बराबर है, एक दिशा में अध्यारोपित करवा दी, मिला दिया, क्या हुआ? अध्यारोपित होकर 2 तरंग एक तरंग बनी नहीं बनी, उसे बोलते हैं परिणामी तरंग। क्या बोलते हैं? अध्यारोपित हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं कहीं तो होगी ज्यादा, संपोषी हुआ होगा वहां तो चमक क्या हो जाएगी? ज्यादा,
और जहां विनाशी हुआ होगा वहां अंधकार पैदा होगा, चमक कैसी होगी? कम। बिल्कुल अंधेरा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं। आयाम एग्जैक्ट बराबर है तब तो 100% अंधेरा है, और पर अगर आयाम अप्रोक्सीमेट बराबर है तो कम तीव्रता बोलना ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। पहली बात सुन लो, अब लास्ट में जब लगभग समान आयाम और नियत कलांतर वाली दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता माध्यम के कई स्थानों पर तो अधिकतम और कई स्थानों पर न्यूनतम होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण है। कम से कम 6-7 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है व्यतिकरण की परिभाषा। बोल पाओगे आराम से? एक बार इन दोनों चीजों को आप नोट करेंगे, फिर पढ़ते हैं आप। लिखें आप कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध, देखिए ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत कैसे? जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत। कलांतर नियत को अंडरलाइन कर लेना 2 बार। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर नियत हो, कॉमा लगाइए, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत। लाइन चेंज करो, डैश लगाओ। देखिए 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। अतः कला संबद्ध स्रोत एक ही स्रोत द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसके निम्न 2 तरीके हैं। 2 अलग अलग स्रोत कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं। अतः कला संबद्ध स्रोत एक ही स्रोत द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक ही स्रोत द्वारा निम्न विधियों से प्राप्त किए जाते हैं। एक ही स्रोत द्वारा निम्न विधियों से प्राप्त किए जाते हैं। याद रखना, सोर्स तो एक ही लेना है, उससे 2 बनाने हैं। उनके नाम लिख दो। नंबर 1 तरंगाग्र का विभाजन। 2 विधियां हैं। नंबर 1 हमारे कोर्स में तरंगाग्र का विभाजन है, यंग का द्विस्लेट प्रयोग पढ़ेंगे, उसमें तरंगाग्र का विभाजन। और 2 नंबर आयाम का विभाजन। तरंगाग्र का विभाजन और दूसरा नंबर है का। तो इसमें 2 जवाब मिल गया आपको। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं और कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियों के नाम। दूसरे को हेडिंग व्यतिकरण। हेडिंग लिखे भाई व्यतिकरण। परिभाषा लिख पाओगे क्या? लिखोगे? देखो, जब लगभग
लगभग समान आयाम, और आयाम के ब्रैकेट रखना तीव्रता, आयाम तीव्रता एक ही बात है। जब समान आयाम कौमा आवृत्ति, जब लगभग समान आयाम कौमा आवृत्ति की इसी में जोड़ दूंगा उस चीज को, जब लगभग समान आयाम कौमा आवृत्ति तथा नियत कलांतर, इसी में जोड़ दें, इसी में जोड़ दें, जोड़ दो, समान आयाम कौमा आवृत्ति तथा नियत कलांतर वाली दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं। तो सारे नाम ले दिए मैंने इसमें, अध्यारोपण भी आ गया, दो या दो से अधिक तरंगें भी हो गई, आयाम, तीव्रता, कलांतर, सारे नाम आ गए। जब लगभग समान आयाम आवृत्ति की नियत कलांतर वाली दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या कहे, माध्यम के कई स्थानों पर अधिकतम, मतलब जहां अधिकतम वहां संपोषी रहा होगा तो वहां को रखना, परिणामी तरंग की तीव्रता माध्यम के कई स्थानों पर अधिकतम तथा कई स्थानों पर न्यूनतम होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता कई स्थानों पर अधिकतम, मतलब चमकीला बन जाएगा वो पढ़ना, कई स्थानों पर न्यूनतम होती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। हेडिंग लिखे आप पहले, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो कोई खास काम का तो है नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है, पर इसका यूज अपन लेंगे तो थोड़ा पढ़ा है इसको। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखो, देखें वो एक बार बोलो देखें। व्यतिकरण है, अध्यारोपण पर आधारित है, कम से कम दो तरंग माननी होंगी आपको। तरंग का समीकरण आपको आता है, विस्थापन पहली का, A1 आयाम पहली का, और sin ओमेगा टी कोई ना कोई कला भी नहीं होगी इसकी। दूसरी का विस्थापन समीकरण मान लें हम, A2 sin ओमेगा टी, प्लस ले लो माइनस ले लो, कुछ ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। दो तरंग मान ली मैंने, A1 sin ओमेगा टी और A2 sin ओमेगा टी प्लस है। क्या दोनों के बीच में कलांतर नियत है, ध्यान से कितना है कलांतर, हाई। पहली की कला है ओमेगा टी, दूसरी कला है ओमेगा टी प्लस हाई। कलांतर डिफरेंस निकालो, ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई का डिफरेंस आपको फाई नजर आएगा। पहली बात तो कलांतर नियत है, और मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ A1 और A2 लगभग कैसे हैं, बराबर। अरे बराबर नहीं होंगे तब भी व्यतिकरण तो होगा ना, वो लगभग बराबर हम हमारी सहूलियत के लिए लेते हैं कि हमें व्यतिकरण क्लियरली दिखाई दे। अध्यारोपण का सिद्धांत तो होगा इसके ऊपर,
क्या कहता है दर्पण सिद्धांत भाई? y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। जमा दे जाओ सॉल्व करके। अगला स्टेप बोलो क्या करना चाहिए? साइन ए प्लस बी का सूत्र सबको बताया क्या? भाई वाले ध्यान से देखना भाई। साइन ए प्लस बी अगर होता है तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है? एक बार पूरा समझ लो, इसमें काम का क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना? इसमें खास कभी नहीं पूछा। क्या पूछेगा इसमें से? साइन ए की जगह कौन है? ओमेगा टी। और बी की जगह कौन है? फाई। है ना? अगला स्टेप बोलिए। टी वाले टर्म को अलग करना चाह रहा हूँ ना? क्या दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आया गया? क्या बच गया? A1 प्लस टी वाई टर्म कौन सी है? पहली तरंग साइन के फॉर्मेट में, दूसरे भी साइन के फॉर्मेट में, तो परिणामी भी साइन के फॉर्मेट मान लीजिए। साइन ए आ चुका है, अगर इसको कुछ कॉस समथिंग मान लो, प्लस कॉस आ चुका है, इसको साइन मान लो, तो क्या सूत्र को उल्टा में लगा सकता हूँ क्या मैं? साइन ए प्लस बी को आपने विस्तार से लिखा, बड़े सूत्र को छोटा भी तो कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या मानने वाला हूँ सुनना, हम मान रहे हैं कि जो पहला ब्रैकेट है ना, A1 प्लस A2 cos फाई, इसे मान रहे हैं कुछ भी cos थीटा। और जो दूसरा ब्रैकेट है हाँ या ना, जमाना मान डाई वेक्टर बराबर साइन ओमेगा टी cos थीटा। क्या इसको आप बाई वेक्टर बराबर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मान सकते हो? सब ठीक है, पर आयाम नहीं आया, इसलिए इनको आर कॉस थीटा, इसको आर साइन थीटा, ताकि यहाँ आर आए, यहाँ आर आए और आर बाहर कॉमन निकल के आए। ये समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ इसमें काम का भी नहीं। फिर पढ़ाया क्यों बताऊं? इसमें से दो चीज काम की निकलेंगी। मैंने इसे रद्द कराया था क्या आपको कुछ? एक तो हम निकालेंगे भाई यहां से परिणामी तरंग का आयाम। अरे हाँ है ना? मेरे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें और ये इक्वेशन नंबर कौन सी मान लें? 2। मैं लिख रहा हूं और बताओ कि इनसे आयाम कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 cos फाई तो है R cos थीटा, और A2 sin फाई है R sin। आयाम कैसे निकालूं? स्क्वायर करके जोड़ दें क्या? स्क्वायर करके जोड़ दें क्या? स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनो, फिर आर एक का स्क्वायर प्लस करें इसका स्क्वायर, सीधा कर लो डायरेक्ट। ठीक है क्या? और इसका स्क्वायर कर लूंगा तो A2 का स्क्वायर
क्या बराबर में आर स्क्वायर, समझ गए आप लोग? देखो क्या आर स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर, क्या A2 का स्क्वायर बचा क्या, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बन हो गया, प्लस और क्या रिजल्टेंट आप निकाल पाएगा, रूट ऑफ ये तो हमने पहले पढ़ा है वेक्टर, एक्चुअल में वेक्टर समझ तो क्या है आपने सूत्र में, दो सदिश P और Q जिनके बीच का कोण थीटा हो, उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला था रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस, यहाँ दो आयाम है A1 और A2 और कलांतर है फाई, तो रिजल्टेंट आयाम रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई आएगा कि नहीं आएगा? ना कोई बात कही थी कि आयाम का मैक्सिमम मान होगा A1 प्लस A2, तो दिख जाएगा आपको कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है, एक जमा करेंगे क्या अंडर रूट के अंदर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को मार देगा, है ना? आयाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो तीव्रता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और कई स्थान ऐसे आएंगे जहाँ कॉस का मान माइनस का वन आएगा, तो क्या A1 माइनस A2 भी आ रहा है, आयाम घटेगा मतलब तीव्रता भी घटेगी, यही तो व्यतिकरण है। अच्छा इन सब तो ना भी बढ़ाता, और आयाम का सूत्र आपको आता भी है। इसमें जो एक और बात याद रखना है वो है साहब परिणामी तरंग की तीव्रता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, नया कोई लॉजिक नहीं है, अब अच्छे सुनिए, आयाम समझ में आ गया आपको? देखो आज के लेक्चर में मैंने कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं पढ़ाई आपको, कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन उम्मीद है सबको याद हो गई होगी। ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाले प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर नियत कला संबंध कहलाते हैं। दो विधि आयाम का विभाजन और तरंगांतर का विभाजन, एक व्यतिकरण की परिभाषा पढ़ी, दो तरंग आयाम बराबर कलांतर नियत, अध्यारों पे तो हो परिणामी तरंग कहीं चमक ज्यादा कहीं चमक, ये व्यतिकरण, ये विशेषण वाली मत याद रखना, ये सूत्र आपको याद पहले से है, तीव्रता होती है। भाई हम जानते हैं कि किसी भी तरंग की जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अरे है ना, मतलब पहली इधर समानुपाती को हटाकर करने पर कांस्टेंट कहां पे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं क्या, बोलो भाई। पहली तरंग की बात करूं तो क्या I1 बराबर K A1 स्क्वायर होगा, पहली तरंग का आयाम A1 है कि नहीं है, तीव्रता गुणा A1। दूसरी की बात करें तो क्या I2 बराबर K A2 स्क्वायर होगा, और अगर परिणामी की बात करें तो I बराबर K R स्क्वायर होगा, हाँ या ना, R का मान आप जानते हो, ये स्क्वायर करके जमाना जरा इसको, I बराबर K स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा, A1 का स्क्वायर सहमत इस बात से, करते जाओ, I इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2, अगर मैं ऐसे लिखूं तो किसी कोई तकलीफ है क्या, मेरे को टेंशन है किसी को, बात वही है भैया, देखो यहाँ एक ही आयाम था तो एक को पूरा A1 को दे दिया, यहाँ केवल A2 था तो K को A2 को दे दिया, A1 भी मांग रहा है और A2 भी मांग रहा है, एक K है आधा आधा दे दिया, आधा मतलब अंडर रूट, अंडर रूट K गुना अंडर रूट K ही तो होता है, ऐसा क्यों किया आप समझ लीजिए। क्या I इज इक्वल टू ये I1 है, क्या ये I2 है, और दिमाग लगा क्या ये रूट I1 है, रूट लेके तो रूट I1 बराबर रूट K और A1 का स्क्वायर तो A1 बाहर आएगा, अरे नहीं आया, इसलिए मैंने K को उसके साथ किया, और क्या ये रूट I2 है, फिर तो ये कितना है 7, क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 अंडर रूट में I1
बस ये सूत्र है नया, ये इसे काम में लेंगे हम। कैसे काम में लेंगे? क्योंकि अपन संपोषी और विनाशी की बात करेंगे, तब इन सूत्रों से ही अपन आगे बढ़ सकते। तो पूरे गणितीय विश्लेषण में 2 सूत्र काम के निकल के आए। पहला सूत्र तो है आयाम का। क्या सूत्र है? भार बराबर अंडरवुड में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a cos फाई। और दूसरा सूत्र किसका है? तीव्रता। तो ये हम कर पाओगे आराम से? तो क्लियर है? छापना कर दो, कम से कम देखने का प्रयास करना भाई है। लिखो 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 लिखो। प्रयास करना कि एक एक अक्षर ना टिकना पड़ेगा ना। मेरा चैप्टर ज्यादा कठिन लग रहा है क्या? ये अब बात काहे की हो रही है भाई? लिखने में ध्यान लगाओ उसको।
फतेह साहब तुम कहीं भेजते जाओ, मैं मंगा देता हूँ। सुनो, शाम को भेजियो आप 4:15 बजे। कौन आवे को तो मैं तो जाऊँगा, आपको काम लो, आप काम लो, वो बताओ तो कौन था आ चलो। हाँ बताओ ठीक है सर। अरे बिना आवाज करीब लिख सको। ये क्या आगे लिखे हेडिंग लिखा व्यतिकरण के प्रकार। क्या है व्यतिकरण के प्रकार। देखो व्यतिकरण निम्न 2 प्रकार का होता है। मैंने आपसे कहा था ना भाई, कई जगह तो मैक्सिमम तीव्रता होगी और कई जगह मिनिमम। देखो व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण निम्न 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो लिखे आप समपोषी व्यतिकरण। पहला लिखे समपोषी व्यतिकरण और दूसरा लिखे आप विनाशी व्यतिकरण। पहला समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। और 1 नंबर डाल दें हेडिंग आप समपोषी व्यतिकरण। इसे पढ़ेंगे अपन कल।